आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। राजधानी के निरंजनपुर आईटीआई में लगा बेरोजगार मेला, बड़ी संख्या में पहुंचे युवा। आपको बता दें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित निरंजनपुर में 23 दिसंबर को बेरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। वहीं 35 से अधिक कंपनियां उपस्थित रहीं। वहीं बेरोजगार मेले में पहुंचे एक युवक द्वारा आईटीआई प्रशिक्षण बड़कोट पर परीक्षा परिणामों को लेकर लापरवाही का भी आरोप लगाया, जिसमें युवक द्वारा परीक्षा के दौरान उपस्थित दिखाया गया है, मगर जब मार्कशीट जारी होती है तो उसमें उसी विद्यार्थी को अनुपस्थित दर्शाया गया है, जो कि संबंधित परीक्षा केंद्र से लेकर विभिन्न अधिकारियों की लापरवाही को बयां करता है। इस दौरान क्या रही आयोजन करवाने वाले अधिकारियों एवं उपस्थित युवाओं की प्रतिक्रिया, उसके लिए सीधा ले चलते हैं डीसीपी न्यूज संवाददाता दीवान नौटियाल के पास। सर, जैसा हम लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा ही बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस रोज़गार मेला के अंदर, और बहुत उत्साह से लोगों ने अपने कंपनीज़ के अंदर रोज़गार में इसमें सपोर्ट किया है और आके इंटरव्यूज़ दिए हैं। और हम लोग कुछ बच्चों से भी बातचीत की तो बच्चे ने अच्छा उनको लगा कि हाँ, अच्छी अच्छी कंपनीज़ हम लोग लेकर आए थे जैसे, और उन लोगों ने इसके अंदर अच्छी से भागीदारी अपनी दी है। सर, अराउंड 30 से 40 के अराउंड में बीच में कंपनीज आई थी यहाँ पर। सर, अपने सरकार के मानक के तहत आईटीआई के बाद में हर बच्चे को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। इसी तरह हर कंपनी जो है, जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, या फिर उस कंपनी के एक राज्य से ज़्यादा राज्यों के अंदर अपने कल कारखाने हैं, तो उन कंपनियों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराना अनिवार्य है। सर, जो अप्रेंटिस कर चुके हैं उनके लिए तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी नहीं, कुछ कंपनी हैं जो पेरोल के ऊपर ले रही थी, ठीक है, जिसके अंदर से स्पेशली हमने गर्ल्स के लिए बुलाई थी कंपनियां, जो उनको डायरेक्ट पेरोल पे भी ले रही थी। जो स्विंग मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, जो सिलाई बुनाई के काम करते हैं, उनके अंदर भी कंपनी थी फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जैसे जीपीकेसी कंपनी थी। तो वो कंपनीज जो हैं, ये कंपनी बच्चों को डायरेक्ट भी ले रही थी, पर मैक्सिमम कंपनीज जो थी वो अप्रेंटिसशिप के ऊपर थी, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के बाद में इन बच्चों के पास में एक्सपीरियंस नहीं है। तो वंस दे गेट द एक्सपीरियंस, देन ओनली कंपनी गिव देम द परमानेंट पेरोल। तो परमानेंट पेरोल पे आने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, ताकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकें। जी, हम उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के रोजगार मेले पूरे स्टेट के अंदर करवा रही है। अभी जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी इस जॉब फेयर के अंदर कहा है कि आने वाले कुछ वक्त में वापस एक और मेला कराया जाएगा हल्द्वानी के अंदर। तो अब जैसे ये गढ़वाल के अंदर हो गया, तो ये ऑफकोर्स कभी सर्दियों का टाइम है, तो कुमाऊं से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो देहरादून नहीं आ पाए हैं। इसलिए अब कुमाऊं रीजन में जो जॉब फेयर होगा, वहाँ पे मेन कंसंट्रेशन होगा कि वहाँ के लोकल बच्चों को ये रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराए जाएँ। ये अभी टेंटेटिव है, पर आप मान के चलिए विद इन 15 days देयर इज अनदर जॉब फेयर इन कुमाऊं रीजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल, और इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर कि आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। आईटीआई के जो प्रशिक्षण प्राप्त जो नौजवान हैं उनके लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवक निरंजनपुर देहरादून में, यहाँ पर तमाम युवा अभी भी मौजूद है, लेकिन बहुत सारे युवा दिन में जो यहाँ एकत्र हुए थे वो चले भी गए हैं। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर कंपनी आई थी और क्या कंपनियों की रिक्वायरमेंट थी जो आज यहाँ पर जो बेरोजगार मेला लगा था उसमें। आइए जानते हैं इन लोगों का नाम। अमित शर्मा। शर्मा जी, आप यहाँ जॉब अप्लाई करने के लिए आए थे, क्या किस तरह की रिक्वायरमेंट कंपनियों ने रखी थी आपके सामने? यहाँ पे जैसे 29 कंपनी आई थी और उन्होंने जॉब के लिए परमानेंट तो नहीं कहा, उन्होंने कह रहे थे कि 1-1 साल के लिए रखेंगे, और सैलरी भी खासकर नहीं 8 या 9 हज़ार के आसपास। कुछ कंपनियां नहीं थी, ये भी रिक्वायरमेंट थे। आज बड़ी संख्या में लोग आए थे, क्या अनुमान है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर युवा एकत्र हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये बेरोजगारी कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर है। और आप लोग कह रहे हैं क्योंकि कंपनियां नहीं आई थी, आपको क्या उम्मीद है जो आज आपने यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन किया है या डॉक्यूमेंट्री जो आपने जमा की, इंटरव्यू दिए हैं, उस आधार पर आपको जॉब मिल सकती है? हाँ, जॉब तो सर मिल सकती है, क्योंकि ये जॉब मिल ही सकती है। अभी इनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, खास तौर का कि जैसे इंटरव्यू होना चाहिए कंपनी के लिए, वैसे नहीं हुआ है। पर अभी रिज्यूम जमा करे हैं, बस कंपनी के बारे में बताया कि वहाँ आपके लिए लिया जा रहा है। तो ये अभी रिज्यूम दिया हुआ है, कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है। मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन होने जरूर चाहिए, लेकिन युवाओं की ये भी प्रतिक्रिया है कि कहीं ना कहीं जितनी उनको उम्मीद थी, जो होना चाहिए आजकल मिनिमम जिससे किसी की दिनचर्या चल जाए, इतनी पर्याप्त ना तो सैलरी की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी बात, कई सारी कंपनियां हैं जो
पहले दोबारा से जो है अपेंडिक्स के लिए का भी जिक्र कर रहे हैं और इस तरह के प्रशिक्षण लेने का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद जो है उनकी कुछ सैलरी कुछ बेहतर हो सकती है और उनको परमानेंट रखा जा सकता है। लेकिन आज बड़ी संख्या में युवा आए थे और ये युवाओं का जो यहाँ पर एकत्र होना ये दर्शाता है कि बेरोजगारी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक है और जो 2022 में जो विधानसभा का चुनाव यहाँ लड़ा जाना है उत्तराखंड में, उसके लिए भी एक संकेत है। हमारे जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री है या जो भी सरकारें रही है, 20 साल उत्तराखंड को हो गए हैं, लेकिन 20 साल बाद भी उत्तराखंड का बेरोजगार जस के तस सड़कों पर है और ये काफ़ी हद तक एक मैसेज है। जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 22 में विधानसभा चुनाव भी सामने है। भाई साहब, आप यहाँ बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे और ये चीज़ दर्शाती है कि रोजगार जो है उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन इस बेरोजगारी के लिए आप किसी एक सरकार को दोषी ठहराएंगे या 20 साल से जितनी भी सरकारें आई उसने कुछ नहीं किया है? देखो सर, जब से मैं पैदा हूँ मैं यही देख रहा हूँ कि बेरोजगारी 1% भी कम नहीं हुई है बेरोजगारी। देखो हमारे इतने भाई लोग हैं, कम से कम 2-3 हज़ार भाई लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। अंदर जब हम अंदर गए तो बाहर इन्होंने कुछ और बताया था, अंदर गए तो अंदर इन्होंने हमें क्या ऑफ़र दिया कि तुम्हें केवल 8,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 8 घंटे की 8,000 रुपये। अगर सर आप मान लो आप नोएडा में जॉब करते हो 8,000 रुपये की सैलरी में, तो हो पाएगा किसी का 8,000 रुपये में? नहीं हो पाएगा सर। तो ये प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करता है कि सिर्फ ये एक छलावा है युवाओं के साथ। क्या 8,000 रुपये में दिल्ली जैसे शहरों में या देहरादून जैसे शहरों में भी मैं समझता हूं कि पर्याप्त नहीं है सैलरी, जहां पर 5,000 से कम कोई रूम नहीं मिलता है। उसके बाद आदमी खाएगा भी पिएगा भी, उसके बाद क्या अपनी दिनचर्या चलाएगा। और भी युवा है, कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता है, हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनके लिए संदेश होना चाहिए ना आपका? हाँ सर, यही जो सर पहले जैसी हमारे सेलाकुई में जो कंपनियां हैं या सर हमारे उत्तराखंड में है, तो वहाँ सर पहले उत्तराखंड वाले होने चाहिए ना योग्यता के हिसाब से, उस जगह पे लोकलिटी के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से हमारे उत्तराखंड के खुद के होने चाहिए, ना कि कोई बाहर के। यहाँ जैसे सर हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री एरिया हरिद्वार सिटी कुल, वहाँ कम से कम तो 99% बाहर की, कम से कम बिहार के, यूपी के। और हमारा ITI करके फायदा क्या, उतने में ही वही लेबर। प्रश्न सीधा है कि हमारा इस ITI प्रशिक्षण लेने से फायदा क्या है? क्योंकि अगर इनको आज लखनऊ या दिल्ली में जॉब करनी पड़ रही है तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जो उत्तराखंड में बाहर के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया है, वो रोजगार पर पहला अधिकार आखिर इन उत्तराखंड के युवाओं का क्यों नहीं है? इस पर क्यों संज्ञान नहीं दिया जा रहा है? क्या सेलाकुई में जो फैक्ट्रियां हैं या अन्य जो उद्योग केंद्र उत्तराखंड में बने हुए हैं, क्या वहाँ पर जो मापदंड है सरकार के, उस मापदंड का पालन किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आज की डेट में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं और ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जी भाई साहब। सर देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी को तो केवल रैली करने से मतलब है, वो केवल रैली कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ जहाँ पे अगर देखो सड़कों पे गड्ढे हैं, अगर मुख्यमंत्री की रैली है तो उन पे टल्ले पड़ जा रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारी सड़क सही हो गई है। उससे बढ़िया उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दो। तुम बाहर से बुला रहे हो, बिहारियों को बुला रहे हो, इनको बुला रहे हो, उनसे काम करवा रहे हो, उनको ठेका दे रहे हो। उससे बढ़िया हमारे भाई लोगों को ठेका दोगे तो अगर आप जैसे मान लो मेरे को ठेका दोगे तो मैं अपने 4 भाइयों को लगाऊंगे वहाँ पे तो उनका भी रोजगार होगा। या फिर सर ऐसा करो, या फिर कोई एक ऐसा प्रोसेस निकालो जिससे कि सरकार स्वरोजगार हर बंदे को स्वरोजगार करे, मतलब कि सेल्फ डिपेंड करे। सरकार कह रही है कि हम स्वरोजगार दे रहे हैं, आप नहीं सर कहने में और करने में बहुत फर्क होता है सर। बैंक से कह रही है हम लोन भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। नहीं सर, हमें तो देखो अब सर देखो सर, मैं 8% लोन कौन चुकाएगा? 8% लोन कौन चुकाएगा बताओ आप आज का टाइम? तो ये प्रतिक्रिया है, स्वरोजगार के लिए जो लोन दिया जा रहा है उसमें 8% ब्याज दर वो कौन चुकाएगा? जी भाई साहब। सर मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो है ITI जो है हर इंसान करता है और इसमें जो है ज़्यादातर इंसान जो है प्रैक्टिकली वर्क ज़्यादा करता है, मेहनत करता है और 2-2 सालों तक जो है अपनी मेहनत से जो है अपने कॉलेज संस्थान में जो है अपने हर एक बंदा जो है टॉप में रहता है और अपनी जितनी उससे कोशिश होती है हर कोई करता है। लेकिन मैं आपको कुछ साक्ष्य दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे जो है ITI प्रशिक्षण बड़कोट के द्वारा जो है ये लिया गया है। ये प्रेजेंट स्लिप है सर, जहाँ पे जिस दिन पेपर हुआ था ये उस दिन की प्रेजेंट स्लिप है।
आपको दिखाइए रोल नंबर है और ये पेपर हुआ है, ये 7/10/2021 को पेपर हुआ है, 2 बार पेपर दे चुके हैं। और जो रिज़ल्ट आता है लास्ट में, ये ऑनलाइन मार्कशीट है जो इंटरनेट पे अपलोड की जाती है कॉलेज के द्वारा, जो प्रेजेंट स्लिप है सर, ये देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट स्लिप है। 7/10/2021 को भी पेपर दिया गया था और ये मॉर्निंग शिफ्ट में दिया था सर, ये प्रेजेंट है। और जो रिज़ल्ट आता है सर आपके सामने, ये -1F लिख के आता है, जिसका मेन मतलब होता है, आपको नोट्स में दिखता है -1 मार्क्स मीन्स अब्सेंट, जो कि जो है एक शिक्षा विभाग की भी, सरकार की भी एक कमी है और स्कूल की भी जो है कमी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ, मेरे जैसे जो है हज़ारों जो है छात्र जो कि जो है लगा लो 2017 से 19 का जो है हमारा हुआ है बैच है, 19 तक हमने पेपर दिया है, उसमें भी जो है अब्सेंट दिखाया गया था। उसके बाद जो है कोरोना काल चला, पेपर नहीं हुए, 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है 4 साल हमारे हो चुके हैं, तो हम, मेरे जैसे स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट हैं, मैं ये नहीं, मेरे जैसे ही अगर पता चलेगा तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो कहाँ अप्लाई करेगा? ये जो आपने, जो मुझे आप जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ये आपने पेपर दिया था यहाँ निरंजनपुर ITI में? क्या नहीं, ये ITI बड़कोट का है सर, ITI बड़कोट का है जी, जो कि जो है उत्तराखंड का पहला संस्थान है, उस विद्यालय का है ये। और जब आपका रिजल्ट जारी होता है तो उसमें ऑप्शन, जी हाँ, ये देखिए आप साफ देख सकते हैं -1F है और इसमें लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है -1 मेन मार्क्स मीन्स अब्सेंट। तो आपने इस त्रुटि के लिए संबंधित विद्यालय या और जगह कहीं संपर्क किया था? जी हाँ, मैंने विद्यालय से प्रिंसिपल सर से संपर्क मेरा हो रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, उन्होंने जितनी कॉलेज की जो कार्रवाई होती है विद्यालय से, संस्थान से, वो उन्होंने पूरी कर दी हैं, क्योंकि वो साफ दिख रहा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है उत्तराखंड के युवाओं का। ये आप देख रहे होंगे, अगर मेरे कैमरे के माध्यम से थोड़ा जूम हो पाएगा तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर दी हुई है, यानी कि इन्होंने अगर मैं बात करूं तो 7/10 यानी कि 7 अक्टूबर को पेपर दिया था, जिसमें कि दर्शाया गया कि वो उपस्थित थे पेपर देने के लिए। लेकिन अंततः होता क्या है कि जब ये रिजल्ट जारी होता है तो यहाँ पर इनको जो है ऑब्सेंट दिखाया जाता है, -1F लिखा हुआ है, जो अपने आप में व्यक्त करता है कि आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। ये मैं कैमरे के माध्यम से नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्सेंट है। अब ये युवा दर दर भटक रहा है, संबंधित विद्यालय में भी गया है, प्रधानाचार्य से भी मिला है और इनका ये भी कहना है कि संबंधित प्रधानाचार्य ने भी अपनी तरफ से जो फॉर्मेलिटी होनी थी वो की है। लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि आखिर इनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन? क्या वो बेपरवाह प्रशासन, जिसको ये तक पता नहीं है कि भाई अगर बंदे ने पेपर दिया है तो उसके मार्कशीट जब उसका रिजल्ट जारी हो रहा है तो उसमें ऑब्सेंट क्यों दिखाया जा रहा है? या फिर वो स्टाफ जो पेपर के टाइम वहाँ पर मौजूद था, या फिर वो विद्यालय जिसके माध्यम से इन्होंने ये पेपर दिया था? ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगता है और ये व्यक्त करता है कि कितनी बेपरवाह है प्रदेश की, ये नौकरशाही बोलूं या मैं संबंधित विद्यालय की मैं बात करूं, जो युवाओं की इस जीवन के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये आज इस मेले में आपने उमड़ कर देखा भी है, जानने की कोशिश करेंगे। 22 में चुनाव है और 20 साल से ये हाल है, तो जिम्मेदार तो दोनों सरकारें हैं, फिर किसको चुनेंगे? सर सरकार जो है, बीजेपी भी सरकार भी जो है ऐसे ही है। कांग्रेस सरकार पहले आई थी, वैकेंसियां निकालती थी, कुछ करती थी, बीजेपी से कुछ तो करती थी। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में नहीं, सरकारों से जो है भरोसा उठ चुका है। यहाँ तक कि जिस शिक्षा के लिए हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी जो है, जिस पे उम्मीद करके जो है अपने जीवन को जो है चुनता है, उससे भी जो है ऐसे रिजल्ट अगर जो है जारी करती है हमारे जो है, तो ये दुर्भाग्य वाली बात है। हमारे जैसे जो है, मेरे जैसे कई स्टूडेंटों के साथ एक खिलवाड़ है और ये खिलवाड़ यही नहीं है, सरकार भी जो है इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। हम ये नहीं कहते हैं, ठीक है गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट से, तो जो वहाँ पे एग्जामिनर हैं, जो चेक हो रही हैं, जो कॉपियाँ चेक हो रही हैं, वो ये तो देख सकती हैं कि ये स्टूडेंट कितने हद तक सही है, इसकी जो क्वेश्चन कर रखे हैं वो सही हैं या गलत हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज से जो है 5-6 स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे ही कॉलेज से, एक कॉलेज से 5-6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है ये -1F आ रहा है, मेन मार्क्स में जो है फेल दिखा रहे हैं, जबकि प्रेजेंट हैं। यहाँ तक कि हमारा जब ITI का पेपर होता है तो उसमें ऑनलाइन वीडियोग्राफी होती है, स्टूडेंट प्रेजेंट है या वही है या नहीं है, इस चीज़ की पहचान भी सरकार कर सकती है।
अगर हम गलत हैं, हम पेपर में नहीं बैठते हैं, हमारी वीडियोग्राफी अगर नहीं है तो सरकार हम पे हमारे जो है हमारा आचरण गलत बता सकती है। लेकिन अगर हम सही हैं, हर तरह से कहीं ना कहीं युवाओं का स्पष्ट कहना है कि हमारी अगर कहीं भी मिस्टेक है तो हमें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच आखिर क्यों नहीं, क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं। शर्मा जी, सर इसमें मैं आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें, एक तथ्य मैं आपको और दिखाना चाहूँगा सर। जो ये मेन मार्कशीट जो है अभी वेबसाइट पे जो है डाउनलोड हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि ये रिजल्ट के बारे में लिखा है, एक्सेप्ट रिजल्ट और राइसिंग गिव अप। तो इसमें सर जो ये ऑप्शन है, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। हमने इस पोर्टल पे जो है क्लिक किया है, लेकिन ये पोर्टल यहाँ तक इनरोलमेंट नंबर डालता है, नाम डालता है, मोबाइल नंबर डालता है, उसके बाद जो है ये पोर्टल बंद हो जाता है, नहीं खुलता है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 6 जनवरी 2022 तक ये वैलिड है, तब तक आपका रिजल्ट अगर सही होता है तो ठीक है, उसके बाद जो है आप कोई कार्रवाई नहीं। तो हमारे जो है 4 साल तो ख़राब हो ही चुके हैं इस ITI के चक्कर में, और फिर जो है पूरा सेमेस्टर ही बर्बाद हो गया। फिर हमारा पढ़ने लिखने से या हमारे जो है किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके क्या फ़ायदा है अगर हमको रिजल्ट जो है इस प्रकार का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो पोर्टल दिया हुआ है, अगर कोई मिस्टेक होगी उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए वो पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है, तो ये शायद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है जो कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिखती है। जी, सबसे पहले तो आप जो ये हमारा ये उत्तराखंड है, आपने 2, 3, 4 साल के अंदर अंदर 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए हैं। किसी एक अच्छे आदमी को सेलेक्ट करो। तुम्हें आदमी सेलेक्ट करना ही नहीं आ रहा है कि हाँ आदमी कैसा है, सर अच्छा आदमी तो हम ही सेलेक्ट करते हैं ना, हम ही अभी 22 में जाएंगे तो आप ही सेलेक्ट करना। अब तो हम ही सेलेक्ट करेंगे सर। इस बार तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा सर अपनी तरफ तो से। 20 साल से तो कांग्रेस भी थी, रोजगार तो बेरोजगारी तो बढ़ी है। नहीं, बेरोजगारी नहीं, मेरे को कांग्रेस के टाइम पे बेरोजगारी इतनी नहीं लगी जितनी मैं ये बीजेपी है, अमीरों की सरकार। आम आदमी को क्यों नहीं? आम आदमी को भी पहले हम आम आदमी को भी कांग्रेस नहीं है भाई, 70 साल से लूटा भारत को। मानता हूं मैं सर ठीक है। शर्मा जी, शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर हम बात करें तो दिल्ली एक मॉडल है, ठीक है ना। अब रोजगार के लिए क्या करते हैं वो जब यहाँ आएंगे तब देखेंगे, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति भी भिन्न है। पर इस बार युवाओं का रुझान क्या आम आदमी पार्टी को नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल, देखो लाना तो चाहिए आम आदमी पार्टी को भी। वैसे मैं खुद भी बीजेपी को वोट डालता हूँ, लेकिन चाहेंगे कि इस बार बदलाव हो, तभी बिल्कुल तभी विकास हो पाएगा। हमें दोनों पार्टी को छोड़ के तीसरी पार्टी को जितवाना है, तभी विकास हो पाएगा हमारे उत्तराखंड का। तो ये जागरूक युवा और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपके पास एक अधिकार है, मताधिकार है, उसके माध्यम से आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो 22 में जरूर मतदान करिएगा, बड़ी संख्या में मतदान करिएगा, और जो मन चाहे आपका उसका आप चयन भी कीजिएगा। जी भाई साहब, आप किसको चुनोगे? जी कोठियाल जी को। कोठियाल जी को पक्का। आप किसको चुनोगे? हमारा तो आम आदमी है भाई। आम आदमी, कर्नल कोठियाल ही होगा। आपका कौन है? सर मैं कहना चाहूँगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो वो एक युवा हैं और इस देश के प्रति जो है उन्होंने अभी कम समय में जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर वो शिक्षा नीति हो गया और जिस तरीके से मैंने आपको अभी रिजल्ट दिखाया था, इन चीज़ों पे अगर वो सुधार करें तो आने वाले टाइम में वही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। आपका कहना है कि बीजेपी के जो 2 ऑप्शन पहले के थे वो भूल थी, तीसरा ऑप्शन सही है, इसको पूरा कार्यकाल मिलना चाहिए? जी हाँ, मैं उन पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो एक युवा की, एक बेरोजगार की हर दुख दर्द को जो है अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा कहना यही है। और मैं धामी जी से कहना चाहूँगा पर्सनली कि हम जैसे युवा जो अपने भविष्य को लेकर के जो है जो चिंतित हैं, जिन कुछ ही दिन रह गए हैं जिनके भविष्य के लिए, वो उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचें और माननीय मुख्य तकनीकी शिक्षा सचिव जी से जो है संपर्क करके हमारे भविष्य के जो है प्रार्थना करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात तो कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री से। और ये इतनी बेरोजगारी के बावजूद भी युवा कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है और इस उम्मीद में भी है कि पूरा कार्यकाल मिलना चाहिए। हालांकि उसके विपरीत काफ़ी सारे युवा हैं जो पहले दोनों ही पार्टियों को सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब जो है कर्नल कोठियाल की तरफ, आम आदमी की तरफ देख रहे हैं। ये देखने वाला विषय होगा और 22 में इसका जो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल आप देख रहे थे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के निरंजनपुर में इस बेरोजगार मेले की सीधी तस्वीरें। मैं सभी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल, DCP न्यूज उत्तराखंड से। आप देख रहे हैं DCP न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।